तो बड़ा खूबसूरत गांव है हमारा कथुरा गांव। हाँ। तो बचपन से ही मतलब जो उस गांव ने प्यार दिया वो आज तक हमारे साथ है, जो संस्कार दिए उस गांव ने आज तक हमारे साथ है। भाई पैसा नहीं होगा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, आपको बड़े लोगों का हमेशा सहारा चाहिए होगा, आपके घर इतने बड़े नहीं कि बड़े लोग आपका साथ दें। तो जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी मिथकों को तोड़ता है। वो यूनिवर्सिटी तोड़ती है कि भाई गरीब परिवारों के बच्चे, आम घरों के बच्चे राजनीति कर सकते हैं। तो वहां तो अपने घर भी इतने छोटे होते, वो दिखाने में शर्म आया करती बचपन छोटे थे, क्योंकि बड़े छोटे छोटे घर थे, छोटे छोटे परिवार थे। ये बड़ा मुश्किल रहा कि आपके लिए कि बिना किसी राजनीतिक घराने के चुनाव लड़ना, वो तमाम संसाधन जुटाना। राजनीति में जब आप आते हो आम परिवार से, पहले आपको विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप एक पॉलिटिशियन हो। आप घराने से हो तो आपको जो है वो समेट के रखना है या उसको बढ़ाना है। जब आप नए एक आम पीढ़ी से आके आप राजनीति शुरू करते हो तो पहले विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप राजनीति करते हो। क्या ऐसा रहा कि जिन कांग्रेसियों की टिकट कटी या जो मान रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया या उनका सपोर्ट बीजेपी के हिस्से रहा, या क्या क्या कहानी रही? लेकिन क्या ये भी माने कि जो कांग्रेस के पहले से जो घरानों के चेहरे हैं वो आपके साथ खड़े जरूर दिखते हैं? क्या वाकई आपके साथ खड़े हैं? वो हरियाणा में छुआछूत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जातिवाद है। क्या जाट राजनीति पीछे जा रही है? अब इसे इस तरह से भी देखा जाए कि जिन तबकों को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर समानता नहीं मिली, उन्होंने अपनी समानता ली है या उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनको प्रतिनिधित्व इस दौरान मिल गया है। एक खेमा हुड्डा साहब, एक खेमा कुमारी शैलजा, फिर तीसरा खेमा है रणदीप सुरजेवाला का। तो ऐसे कभी आपको पेशकश की गई? हरियाणा में देखना आप एक दिन बदलाव होगा, बड़ा बदलाव, सामाजिक बदलाव भी होगा हरियाणा के अंदर। राम राम, नमस्कार। आप हरियाणा तक देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम सोनिया सत्यानिता है। हरियाणा तक के इस पॉडकास्ट में आज हम आपको मुखातिब कराएंगे प्रदीप नरवाल से। प्रदीप इस समय हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। राम राम सबको, नमस्कार सभी व्यूअर्स को आपके। अच्छा, मैं अब चाहूंगी कि आप पॉडकास्ट की शुरुआत में अपनी थोड़ी स्मृतियों में लौटें, बचपन में लौटें। हम जानना चाहेंगे कि प्रदीप नरवाल बचपन में कैसे थे, कैसे उनकी जर्नी शुरू होती है, उस समय क्या सोच थी उनकी? देखिए, बचपन की जहाँ तक बात, आप और मैं एक ही गांव के हैं। हाँ। तो वो गांव आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। तो बड़ा खूबसूरत गांव है हमारा कथुरा गांव। हाँ। तो बचपन से ही मतलब जो उस गांव ने प्यार दिया वो आज तक हमारे साथ है, जो संस्कार दिए उस गांव ने आज तक हमारे साथ हैं। तो बचपन बड़ा अच्छा बीता अपने गांव में। और फिर करते करते मैंने केवी श्रीनगर से पढ़ाई की, फिर केवी जम्मू से मैंने पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग की, फिर जेएनयू पहुंच गए। तो लंबा एक सफ़र था, गांव की गलियों से लेके विश्वविद्यालयों तक का, हर तरह के उतार चढ़ाव थे। तो देखते देखते फिर अब मेन स्ट्रीम राजनीति में आज हम खड़े हैं, कुछ अच्छा करने के लिए खड़े हैं। अच्छा, जब कथुरा गांव का नाम आवे ना, मेरा दिमाग मतलब अपने गांव के जोड़ बस अड्डे उड़े चला जाए। मतलब इस तरीके से वो गांव की, मतलब जो भी गांव ते बाहर निकले कोई भी बालक, वो कितना भीतर ते वो भावुक होवे अपनी जन्मभूमि खातर, अपने गांव खातर। देखिए, जब मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना था तो गांव ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा था सबने स्वागत का। तो उसमें मैं भी भावुक था गांव को लेके, गांव के लोगों को लेके। उन्हीं लोगों में आप बड़े होते हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो उन्हीं लोगों में। तो गांव का लगाव हमेशा रहता है, मेरे साथ तो खास कर रहा हमेशा। और मेरे तो घर में मेरे दादा थे, मेरे दादा पूरे गाँव में झाड़े लगाते थे, मीरचंद भगत। तो पूरा गाँव बड़ी इज्जत करता, बड़ा मान सम्मान करता उनकी। तो लोग मुझे भी कहते मेरा अपना दादा जैसा ये भी, वो गाँव में घूमता है, पूरी दुनिया घूमता रहता है। तो गाँव से एक अलग लगाव मेरा रहा हमेशा और आगे बना रहेगा, क्योंकि गाँव अपने हरियाणा में कहते हैं गांव राम से बड़ा कुछ नहीं है। तो गांव राम के हमेशा सिर पे आशीर्वाद रहना चाहिए, हमेशा उसकी इज्जत करनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखें कि आप पहुंचे पढ़ाई करते करते जेएनयू। अब जेएनयू को लेके इस तरह का परसेप्शन होता है कि वहाँ जो गए एक मतलब सरकार विरोधी गतिविधियों में वहाँ के छात्र शामिल होते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन मैंने जितना जेएनयू को समझा, मैंने जितना जेएनयू से निकले हुए लोगों से बात की है, तो मुझे ये मालूम चला कि वो तमाम लोग वो हमारे जैसे ही हैं, बहुत कमी में, बहुत कम संसाधनों में पढ़ने वाले, अपने भविष्य को खोजने वाले। तो ये आपका किस तरह का अनुभव रहा? वहाँ कैसे पहुंचे, क्या वहाँ आपने देखा? देखो बहन, जहां तक बात जेएनयू की है, अपने गांव में कथुरा गांव से कितने बच्चे विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ पाए हैं? अकेला ही मैं। एक जवेर वाल्मीकि जी मुझसे पहले थे, विधायक भी रहे हैं। और यूनिवर्सिटी से होते हुए कितने बच्चे हैं? बहुत कम, शायद पहला ही हूँ
गांव का, जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से होता हुआ आया है, और यहाँ दिल्ली में ही पहला हमने देखी कि कोई जो भाई यूनिवर्सिटी हमारा पॉलिटिक्स से वो आता हुआ है, इस मेन स्ट्रीम राजनीति में आया। हम्म, तो मेरे इस सफर में उस गांव की गलियों से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके और विधानसभा सफर, जो चुनाव लड़ने तक का सफर है, इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपने गांव का, परिवार का है, लेकिन सबसे बड़ा, उसके साथ ही साथ एक योगदान, सबसे बड़ा योगदान मेरी यूनिवर्सिटी का है। कि अक्सर क्या होता है कि गांव देहात के जो बच्चे होते हैं, अपने जो गरीब घरों के, आम घरों के जो बच्चे होते हैं, आम किसान परिवार, मजदूर परिवारों के बच्चे होते हैं, तो वो लोग अपने आप को दूर समझते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, कि भाई पैसा नहीं होगा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, आपको बड़े लोगों का हमेशा सहारा चाहिए होगा, आपके घर इतने बड़े नहीं कि बड़े लोग आपका साथ दें। तो जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी मिथकों को तोड़ता है। वो यूनिवर्सिटी तोड़ती है कि भाई गरीब परिवारों के बच्चे, आम घरों के बच्चे राजनीति कर सकते हैं। वो आपके अंदर विश्वास को जताते हैं। सबसे बड़ी चीज जीवन में होती है विश्वास। जब तक विश्वास ही नहीं करोगे, कुछ पा नहीं पाओगे। तो कोई विश्वविद्यालय आपके अंदर विश्वास देती है, वो विश्वविद्यालय आपको, कोई यूनिवर्सिटी आपको, आपके अंदर विश्वास का जन्म करते हैं, खड़ा करते हैं आपके अंदर के विश्वास को, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। तो जेएनयू हर एक स्टूडेंट को विश्वास देती है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो, आप कर सकते हो। उसमें आपका परिवार का बैकग्राउंड या आपका जो फैमिली स्टेटस वो मैटर नहीं करता, उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आपके अंदर हिम्मत है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। तो जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो हिम्मत देती है। इसी दौर में जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, दिल्ली विश्वविद्यालय था, एमडीयू था, बहुत सारे अपने यूनिवर्सिटी, हरियाणा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ, जिनमें ये अभी तक माहौल डेवलप नहीं हो पाया। उसका एक कारण ये भी था कि हरियाणा के अंदर पिछले 25-30 साल से, आप मेरे ख्याल से 97 के बाद छात्र इलेक्शन हुए ही नहीं, छात्र राजनीति बैन ही कर देगी एक तरीके से, स्टूडेंट इलेक्शन ही नहीं हुए। तो किसी विश्वविद्यालय में व्यापक माहौल नहीं बन पाया। क्योंकि अभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, जेएनयू में जाओ, आप क्या मिलेगा आपको? जेएनयू आपको भगत सिंह के विचार मिलेंगे, शहीद भगत सिंह के, आपको रहबर छोटू राम जी के उनके विचार मिलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार मिलेंगे, नेहरू जी की बात मिलेगी, आपको चेगुवेरा की बात मिलेगी, फिडेल कास्ट्रो की बात मिलेगी। तो वहाँ पे आपको विचार मिलते हैं, उन लोगों के विचार मिलोगे जिन्होंने देश को बनाया, जिन्होंने नए समाज को शेप किया, और जिन्होंने बड़ी बड़ी सरकारें गिराई, बड़ी बड़ी सरकारें बनाई, साम्राज्यवाद को हराया, इंपीरियलिज्म को हराया, कॉलोनियलिज्म को हराया। तो ये बातें बाकी विश्वविद्यालयों में मिसिंग है, कम है, क्योंकि वहां पे छात्र राजनीति का माहौल ही नहीं है। अब देखो हरियाणा में 27-28 साल से चुनाव ही नहीं हुए, तो कंस्ट्रक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही नहीं है। और मेरा मानना है किसी भी आम घर के बच्चे को यदि राजनीति में आना है तो उस राज्य में छात्र राजनीति का होना जरूरी है, क्योंकि छात्र राजनीति आपको सवाल करना सिखाती है। और जिस विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति नहीं हो, तो मैं मानता हूँ वहां के छात्रों को गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। उनको सिर्फ वीसी के एडमिनिस्ट्रेशन की बातें मार रही है, वरना आपको एक्सपेल कर देंगे। छात्र डरता है, मैं एक्सपेल होगा, मुझे बचाएगा कौन? आम घरों के बच्चे हैं, किसान परिवारों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, लोन लेके पढ़ने आते हैं, वो डरते हैं कि हम बाहर हो गए, यूनिवर्सिटी बचाएगा कौन? बट जहाँ यूनियन होती है वहां उनको फिर भी सहारा होता है, हमारे पास स्टूडेंट यूनियन हमारे साथ होगी, हमारे लिए छात्र लड़ेंगे, छात्र संगठित होंगे। और जब तक संगठन, तब तक कुछ है ही नहीं। तो मैं इसमें जो मूल बात आपने शुरू की थी हमने, कि मैं अपने सफर में, यहाँ तक के सफर में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानता हूँ अपनी शिक्षा को, उस विश्वविद्यालय को जिससे मैं पढ़ के आया, जिसने मुझे विश्वास दिया। क्योंकि जब हम छोटे होते थे बच्चे गाँव में, जिन घरों से हम आए हैं, तो वहाँ तो अपने घर भी इतने छोटे होते, वो दिखाने में शर्म आया करती बचपन, जब छोटे थे हम, क्योंकि बड़े छोटे छोटे घर थे, छोटे छोटे परिवार थे। लेकिन वो विश्वविद्यालय विश्वास दिलाता कि आपको, कि आप किसी भी घर से हों, तो आप लेकिन किसी भी घर से आके आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और जिस तरह आपने जर्नलिज्म शुरू की होगी, तो आपने शुरुआत में विश्वास किया होगा कि हम इस घर से निकल के जर्नलिज्म कर सकते हैं। ये विश्वास होना बहुत बड़ी चीज है, ये विश्वास दिलानी बहुत बड़ी चीज है। तो जेएनयू ने ऐसे देश के लाखों छात्रों को, हजारों छात्रों को विश्वास दिया है। तो आपके ऊपर ऐसे जॉब का प्रेशर नहीं हुआ कि आप नौकरी कर लें, जेएनयू में ना जाएं, पढ़ लें, आगे पढ़ाई क्यों की जा रही है? अपने हरियाणा में तो अमूमन ये सोचते हैं ग्रेजुएशन हो गई, आगे छोटा मोटा कुछ काम धंधा शुरू कर लें, छोटा मोटा रोजगार करना शुरू कर दें। ठीक बात, देखिए हर परिवार चाहता है कि उनका बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई करे, क्योंकि तो मिडिल क्लास फैमिलीज के, आम घरों के बच्चों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये होती है कि उनका बेटा या बेटी, मेरा पूरा मेरा मानना आपके ऊपर भी रहा होगा कि बेटा और बेटी, लड़के बहुत शादी कर लें, लड़कों बहुत नौकरी कर लें, कि समाज देखता है दो चश्मों से। वही लड़की नौकरी करे, उसकी भी लड़ाई बहुत लंबी रहती है परिवार में, लड़का कुछ और करे, उसकी लड़ाई बहुत रहती है परिवार में। सबको होता है कि हमारा बच्चा नौकरी करे, वही ठीक है, परिवार संभाले।
लेकिन मेरे विचार शुरुआत से कुछ और थे। शुरुआत से थे कि कुछ नया करना है, तो नया करते करते राजनीति में आ गए। अमूमन दूसरे विश्वविद्यालय हालांकि मैंने सिविल्स की तैयारी भी की थी, प्रीलिम्स क्लियर भी किया था, 15 मेंस पे बीच में छोड़ दिया था मैंने। मैं राजनीति करेंगे यार, 2 नाव पे क्या करेंगे सवार होके। और ACIU एग्जाम भी क्लियर किया था, तो उस धरे में हम भी थे। पर फिर जब यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में आए, तो हम भी एक लाइन पे लकीर पे चल पड़े। और वहाँ किस तरह से रहती हैं, जैसे एडमिशन प्रक्रिया, फिर उसके बाद हॉस्टल फीस बड़ी कम रहती है वहाँ, और इसलिए मैंने जब चुनाव लड़ा तो चुनाव प्रचार में मैंने बात कही, आप किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग करिए, देश के कोई भी कोर्स करिए, प्रोफेशनल कोर्स कहीं भी कर लीजिए आप, सबकी फीस 30-40 हज़ार से ऊपर तो होती ही है। अब तो सरकारी यूनिवर्सिटी फीस 15-20 हज़ार से कम नहीं है पर सेमेस्टर। मैं बार बार एक बात मैंने अपने विधानसभा चुनाव में भी कही थी कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ जिसकी एक सेमेस्टर की फीस 200 रुपये थी, 185 रुपये थी मेरे टाइम पे एक सेमेस्टर की फीस। क्योंकि मेरे जो परिवार की सारी सेविंग्स थी, जो पैसा था भाई मैंने इंजीनियरिंग की, उसमें काफ़ी लग गई, तो परिवार को पैसे बचते हैं उसके बाद। पर जब मैंने यूनिवर्सिटी की फीस देकर पढ़ने लग गए, और वो हर एक बिरादरी के बच्चे के लिए, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए, आप शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, आप OBC हो, आप जनरल कास्ट हो, किसी भी कास्ट की फीस इतनी 185 रुपये। और उसके बाद यदि आपके पिता की सालाना इनकम अगर आपकी 2.5 लाख, उस समय था 2.5 लाख से कम है, तो आप किसी भी जाति के हो, आप अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, OBC, SC, ब्राह्मण, जाट, यादव, जिस भी जाति के आप हो, तो या राजपूत, किसी बिरादरी से आप, तो आपके बच्चे को MCM मिलता है महीने का 2,000 रुपये, खर्चा जो चल जाए उसका बेसिकली। तो किसी भी, मतलब मैंने पहली बार ऐसा मॉडल देखा जिसमें कि पूरा समाज का हर वर्ग समावेश करता है। और मेरे ख्याल से हम सरकारें चुनते हैं कि सरकारें जनता को एक अच्छी शिक्षा और चिकित्सा दे पाए। सरकार चुनने का मतलब ही नहीं, सरकार चुनते क्यों हम, कि किसी और का एक्सटर्नल एग्रेशन हो, कोई बाहर का आक्रमण हो, उससे हमें सेफ्टी मिले जनता को, अच्छी शिक्षा चिकित्सा मिले, और जो पैसा है उसमें कोई ज़्यादा गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे, पैसा दोनों तरफ फ्लो हो, जिसके लिए देश में टैक्स की सिस्टम निकाला गया था। टैक्स का सिस्टम क्या था कि कोई अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, गरीब ना हो, तो हम वेलफेयर सोशल पॉलिसीज लाके पैसा जनता के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर देश में उल्टा हो रहा है, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। हालांकि तो मेरा मानना है देश के हर विश्वविद्यालय में, चाहे JNU हो, MDU हो, KU हो, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हो, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, कहीं भी हो, हर यूनिवर्सिटी में हर बच्चे को जो फीस है 100 मतलब 1,000 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम है हर बच्चे को, हर बेटे बेटी को शिक्षा और चिकित्सा सबसे कम दर पे मुहैया कराना, सबसे कम रुपए में मुहैया कराना, ताकि विश्वास तो कि हम लोग पढ़ पाए। अब गांव का बेटा बेटी भाई कुछ भी कहो, बहुत सारे लोग जो सालाना महीने के मतलब सेमेस्टर के 10,000 रुपये नहीं दे पाते, बहुत सारे लोग ऐसे। तो ये सरकार का काम है। और फिर छात्र राजनीति की शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? और मैं इसमें एक और बात अभी कह रहा हूँ कि जिस तरह JNU बनी थी, IIT उसी समय का प्रोडक्ट है बेसिकली, इसी समय का पूरा समीकरण है। और एक समय JNU और IIT की फीस एक ही होती थी, और JNU IIT में सिर्फ रोड का फर्क है कि बीच में हमारी दीवार की दीवार मिलती, सिर्फ सड़क है बीच में। IIT और JNU के भी जाओगे बसंत कुंज, तो उस रोड के पार देखोगे फीस बढ़ती जा रही है। IIT फीस कई हजार रुपए, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बढ़ गई है, 50,000 से ऊपर हो चुकी है। JNU आज भी 200 रुपये अटका हुआ है। उस सड़क के जो बीच में थी, वो सिर्फ सड़क नहीं थी, बीच में एक राजनीतिक दीवार थी कि JNU की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स थी, जहां पे स्टूडेंट यूनियन ने सुनिश्चित किया कि विश्वविद्यालय की फीस ना बढ़े। क्योंकि JNU में उन परिवारों के बच्चे आगे पढ़ते हैं जहां पे आज तक लाइट नहीं पहुंची है, जहां से सड़कें नहीं पहुंची, उन गांवों के बच्चे JNU में आगे पढ़ते हैं, IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, राजनेता बनते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी का अपना कल्चर हो, मेरा मानना वो चीज JNU तक सीमित ना रहे। हमारे हर स्टेट में 5-10 ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां पे अच्छा माहौल बने, जहाँ शहीद आजम भगत सिंह, सर छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबके, महात्मा गांधी, सबके विचार पढ़ाए जाएं और उनके विचारों से विश्वविद्यालय बने। विश्वविद्यालय कभी इमारतों से नहीं बनते, न इमारतों से चलते हैं, कोई विश्वविद्यालय बनता विचारों से, और वहाँ जो छात्र पढ़ते हैं वो किस तरह उसकी लेगेसी को आगे लेके जाते हैं, उससे विश्वविद्यालय बनता है। और मेरे ख्याल से सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? मेरी तो JNU से हुई थी। JNU से हुई थी। JNU से हुई उस समय ABVP आपने ज्वाइन किया था? हम 3-4-5 महीने में शुरुआत कर रहा था।
4 महीने लगभग। शुरुआत में हम आए थे, हॉस्टल में रहे, जब 4 महीने में रहा, फिर करते करते हम लोग एक जो मिडराइट पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा बने। फिर वहाँ से करते करते हम कांग्रेस पार्टी के साथ हम सालों पहले लग गए। फिर पहले मैं हरियाणा का वर्किंग प्रेसिडेंट रहा ऐसे डिपार्टमेंट का, फिर एआईसीसी का नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा, फिर अब मैं सेक्रेटरी हूँ एआईसीसी का, और हाल में हरियाणा चुनाव लड़े इस बार। तो सफ़र पूरा जेएनयू से शुरू हुआ था। इसी दौरान प्रियंका गांधी से आपकी मुलाकात होती है और ये भी बताया जाता है कि आप उनकी टीम के अहम सदस्य रहे। बिल्कुल, मतलब दीदी जब जनरल सेक्रेटरी थी यूपी की, तो हम उनका सेक्रेटरी के तौर पे काम करते रहे। और बस मैं इतना को हम हमेशा उनके आशीर्वाद से मुझे और बहुत सारे युवा नेताओं को इस पार्टी में ऊर्जा मिली, ताकत मिली, और उन्होंने बहुत सारे आम घर के बेटा बेटी को आगे बढ़ाया, जिसमें मैं भी एक हूँ। और अब करते करते हरियाणा में चुनाव लड़े, उसके बाद चुनाव का रिजल्ट हालांकि हम लोगों के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे निरंतर। भवानी खेड़ा क्यों चुना? आपके लिए भवानी खेड़ा क्यों चुना गया? पहला सवाल मेरा यही। और दूसरा सवाल मेरा ये कि अब ये उस समय कहा जा रहा था कि प्रदीप नरवाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के करीबी हैं या वो उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं, तो उनको तरजीह दी गई है। देखिए, मेरा जो चुनाव के समय 1-2 सीट और थी, वहां लड़ने का मन था। हालांकि उसमें बात करने का फायदा नहीं, इस बात का जो हो गया सो हो गया। हाँ, कथुरा जिस गांव में है, तो हमारी विधानसभा होगी बड़ौदा। हमारी गांव तो हमारी विधानसभा तो जनरल रिजर्व नहीं है। हाँ, तो वहां तो सवाल है ही नहीं। आसपास जो रिजर्व विधानसभा थी जहाँ पे सिटिंग एमएलए नहीं थे हमारे, तो भवानी खेड़ा थी। तो ये फिर ये बोले भवानी खेड़ा चुनाव लड़ा जाए। तो हालांकि जो जातीय ध्रुवीकरण है उसमें काफी नेगेटिव माहौल वहां बना, मतलब क्योंकि थोड़ी सीट इस तरह की, आप भी गई उस सीट पे देखा, जैसे कि मतलब चारों ओर जो है जाट बाहुल्यता है ना, और वो जाटों के बीच में एक नॉन जाट सीट रही भवानी खेड़ा। हालांकि कांग्रेस पार्टी राजनीति 36 कौम की करती है, हम भी करते हैं, लेकिन भाजपा ने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे हरियाणा की राजनीति जाट नॉन जाट पे खड़ी कर दी। और ये दुर्भाग्य हरियाणा का। और मैं कहता हूं कि मतलब इस तरह राजनीति की गई, और पूरी राजनीति मुद्दों को छोड़ के, किसानों के मुद्दों को छोड़ के, दलित पिछड़ा किसान के मुद्दे को छोड़ के, गरीबी के मुद्दे को छोड़ के पूरा सवाल आए खड़ा हो गया जातीय आधार पे। तो दुर्भाग्य है राज्य का। पर मैं विश्वास करता हूं कि अब नई सरकार चुनी गई है, तो नई सरकार में मुख्यमंत्री अच्छा काम करेंगे, और भाजपा जिस धर्रे पे चल रही है उससे अलग कुछ करके दिखाएंगे। और खैर मेरी जो बात अब मैं कही भवानी खेड़ा क्यों चुनी, क्योंकि हमारे गांव के पास पहली रिजर्व सीट पास में था, सिटिंग एमएलए भवानी खेड़ा थी, तो इसलिए वो चुनी गई। और स्टेट लीडरशिप से मैंने काफी डिस्कस किया। दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने बड़ा बड़े भाई की तरह मेरे साथ, उनसे काफी डिस्कस किया, मैंने सब डिस्कस किया। फिर भवानी खेड़ा में लोग चुनाव लड़ने निकल गए, और क्योंकि पहले उस सीट पर कभी गए नहीं थे, एंड टाइम पे लड़नी पड़ी, तो काफी कम समय मिला चुनाव लड़ने का। मुझे तो 15-20 दिन ही मिले, लेकिन अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला भवानी खेड़ा में। पिछली बार पार्टी का वहाँ लगभग 40,000 वोट आए थे, मुझे इस बार 58,500 वोट मिले हैं, तो वोट भी ज़्यादा मिले और प्यार भी बहुत मिला। तो पर अच्छा लगा मुझे वहाँ चुनाव लड़के, अच्छे बहुत अच्छे लोग हैं। अभी नया घर बन गया है, कथुरा के बाद एक घर भवानी खेड़ा बन गया है, तो वहाँ भी जिम्मेदारियां हैं, जाते आते रहते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं। ये बड़ा मुश्किल रहा कि आपके लिए कि बिना किसी राजनीतिक घराने के चुनाव लड़ना, वो तमाम संसाधन जुटाना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो लोग राजनीति में बिना राजनीतिक घरानों के आते हैं उनके लिए सफर तो कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो इस देश में, हर कोने में कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए लड़ाई तो मुश्किल रहेगी। क्योंकि राजनीति में जब आप आते हो आम परिवार से, पहले आपको विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप एक पॉलिटिशियन हो। आप घराने से तो आपको जो है वो समेट के रखना है या उसको बढ़ाना है। जब आप नए एक आम पीढ़ी से आके आप राजनीति शुरू करते हो, तो पहले विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप राजनीति करते हो या उस लायक हो। तो टिकट तो बहुत दूर का सवाल है, चुनाव लड़ना वो दूर का सवाल। उससे पहली बात तो विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई हम भी लीडर हैं, हम भी चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जनता भी, हरियाणा का जहां तक सवाल है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। हरियाणा की जनता को भी आदत हमेशा घरानों की रही है, मतलब उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। क्योंकि मैं तो महात्मा बुद्ध को पूजने वाला व्यक्ति हूँ, तो महात्मा बुद्ध भी राजा के बेटे थे, पर राजा के वो बेटे थे जिन्होंने खुद राज सत्ता को छोड़ दिया जनता की भलाई के लिए, जिन्होंने नए समाज की परिकल्पना की थी, नए समाज के निर्माण की बात की थी। उसी ढांचे में हमेशा राहुल जी, प्रियंका जी को मैं रखता हूँ, बोलता हूँ बार बार। जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो मैं राहुल जी को भी कहा था कि
कि महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम भी राहुल था, और महात्मा बुद्ध भी नए समाज की निर्माण करने निकले थे, तो आज उनका बेटा राहुल भी नए समाज का निर्माण करने निकले, कि वो उस त्याग के नए भारत के निर्माण के लिए निकले, नए भारत की परिकल्पना के लिए निकले। तो खैर, लेकिन मैं जब मैं कंपेयर करता हूँ, मैं बात में कह रहा था कि हरियाणा के अंदर तो एक मुश्किल तो है, बिल्कुल है, कि आप भी एज ए जर्नलिस्ट देखते हो कि किसी भी फील्ड में, राजनीति में नहीं, जैसे जर्नलिज्म में भी, अगर आप फर्स्ट जनरेशन की जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं, तो आपके लिए हमेशा दिक्कत रहेगी, आपको सबको जुटाना पड़ेगा, लोग जुटाने पड़ेंगे। राजनीति में तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर चीज़ करनी पड़ती है, तो मुश्किलें तो हैं, पर विश्वास करके आपको आगे चलना है, और कोई चारा नहीं है। और क्योंकि हम लोग जब राजनीति में आए थे तो सिर्फ चुनाव के पर्पज से नहीं आए थे, ये सोच के आए थे कि देश की राजनीति को बदलना है, देश के समाज को बदलना है, समानता लेके आनी है, हर व्यक्ति 1 पर्सन 1 वोट इस देश में, सबका समान अधिकार होना चाहिए, संसाधनों पे गरीब अमीर एक होने चाहिए। और जिस तरह आप देखोगे बड़े बड़े अस्पताल हैं, कुंभ के मेले हैं, हर जगह तो लाइनें टूटती हैं, जहाँ पे कोई वीआईपी का वही लाइन टूट जाती है। तो मेरा मानना सबकी जब तक एक लाइन में देश नहीं, तब तक वो बात पूरी होगी नहीं, तो तभी कुछ हो पाएगा। और टिकट आपने मांगी थी या एक तरह से ऑफर किया गया था आपको? नहीं, टिकट का जहाँ तक सवाल है, दोनों ही बातें थी कि मतलब पार्टी का भी था मैं चुनाव लड़ूं, और मैं भी एक मेन स्ट्रीम में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहता था, क्योंकि व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स यू हैव टू हैव इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो मैं था कि इलेक्टोरल राजनीति में आएंगे, फिर पार्टी का आदेश हुआ कि भवानी खेड़ा लड़ना, तो भवानी खेड़ा से कि हम तो पार्टी के सिपाही हैं, जहाँ पार्टी आदेश करे, तो फिर भवानी खेड़ा चूज की गई। तो बाकी आपके सामने क्या ऐसा रहा कि जिन कांग्रेसियों की टिकट कटी या जो मान रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, या उनका सपोर्ट बीजेपी के हिस्से रहा, या क्या क्या कहानी रही? नहीं, मेरे खिलाफ इंडिपेंडेंट लड़ा सतबीर रतेरा के 11,500 वोट आए। एक और थे हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और उन्होंने भी जो भी साथ दिया जितना दिया उनको ज़्यादा जानकारी है, मैं तो क्या बताऊं। तो कुल मिला के बात ये कि लोगों में नाराजगी मतलब हो जाती कई बार कि भाई हमारी टिकट कटी, तो लोग उस हिसाब से काम करते। पर मैं समझाने की कोशिश की, यार मेरी तो भवानी खेड़ा लिस्ट में एंड टाइम पे है, मैं तो मतलब ठीक है, पार्टी आदेश हम लोग आ गए, तो फिर परंतु जनता ने बहुत वोट दिया। मैं आपको स्टार्टिंग में बात, शुरुआत में बात कह रहा था कि पिछली बार 40,000 वोट आए थे, इस बार जनता ने 58,500 वोट मुझे दिया है, तो 18,500 वोट पिछली बार से बड़ा है। तो जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया। और भवानी खेड़ा में आने वाले वक्त में जो मुद्दे जनता के में उठाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। वो पानी की समस्या है, जो चुनाव में हमारा मुद्दा था, सुंदर नहर का मुद्दा था, उस पर काम करेंगे। और मेरी मानना है कि मैं बेहतर हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बाकी तो पूरे विश्व में ये हालात हैं। इस चुनाव ने कई सारे युवा चेहरे दिए, विनेश फोगाट का नाम, आपका नाम मैं ले सकती हूँ, लेकिन क्या ये भी माने कि जो कांग्रेस के पहले से जो घरानों के चेहरे हैं वो आपके साथ खड़े जरूर दिखते हैं? क्या वाकई आपके साथ खड़े हैं वो? नहीं, देखिए, मैं तो शुरुआत में एक बात कही थी कि हरियाणा की राजनीति में दीपेंद्र जी और मेरा जो साथ था, बड़े भाई छोटे भाई का साथ है, और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में हरियाणा मेरा बहुत साथ दिया, बट देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उन्होंने मिलकर काम भी किया। हरियाणा जोड़ो यात्रा में उन्होंने पूरी यात्रा की नेतृत्व दिया, हमने भी उस यात्रा में पूरा सहयोग किया जो भी हमसे हो सकता है। और दीपेंद्र जी की अच्छी बात है कि उनका भी माइंड ओपन है, मतलब वो भी एक सामाजिक न्याय की सोचते हैं, ओबीसी, एससी, किसान वर्ग, गरीब वर्ग, अमीर गरीब की बात में, तो एक वैचारिक उनसे एकता है इस बात पे। और जहाँ तक नए लोग, उन्होंने नए लोगों को काफ़ी मौका दिया है हरियाणा में राजनीति में, उन्होंने काफ़ी नए लोगों को मौका दिया। वर्धन को उन्होंने मौका दिया, सचिन कुंडू को उन्होंने मौका दिया, काफ़ी लोगों को उन्होंने मौका दिया, नए लोगों को, मतलब काफ़ी नाम है जो उन्होंने एक नई लीडरशिप नर्चर की। अब होता है जो निर्णय अच्छे आते हैं सब अच्छा लगता है, निर्णय खराब होते हैं सब कोसते हैं एक दूसरे को, तो वो तो निर्णय के बाद की राजनीति है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि दीपेंद्र जी ने काफ़ी लोगों को मौका तो दिया हरियाणा की राजनीति में, और सामाजिक न्याय के सवाल पे वो बड़े क्लियर हैं, जो इस बात से उनकी हमेशा सहमति में रखता हूँ कि वो दलित, पिछड़े, किसान की राजनीति को लेके, अमीर गरीब के दूरी को कम करने को लेके क्लियर है अपने विचार में। कांग्रेस क्यों नहीं सरकार बना पाई अब की बार? आपको क्या क्या कारण लगते हैं? देखिए, जहाँ तक हरियाणा में कांग्रेस का सवाल है, तो बीजेपी ने जो जातीय उन्माद फैलाया हरियाणा में, जो जातीय राजनीति फैलाई,
जो जाट नॉन जाट पूरा नैरेटिव खड़ा कर दिया, उसका हमें खासा नुकसान हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ हरियाणा का नहीं है, यही बीजेपी ने बाकी स्टेटों में भी किया, और पूरे विश्व में एक राइट विंग पॉलिटिक्स का एडवेंट है अभी। आप देखो हरियाणा में तो उस नायब सैनी है मुख्यमंत्री, लेकिन मैं भी सोचता हूँ नायब सैनी दूसरी बार का मुख्यमंत्री है। मैं हैरान हो जाता हूँ बात सोच के। खट्टर इस हरियाणा का हमारे यहाँ 2 बार का मुख्यमंत्री रह चुका है, मैं भी हैरान हो जाता हूँ सुन के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी 2 बार का प्रेसिडेंट बन चुका है। बोरिस जॉनसन प्रेसिडेंट ने यूके को हेड किया। तो बेसिकली बात यह कि पूरे विश्व में एक दक्षिण पंथ का एडवेंट हुआ है, दक्षिण पंथ मजबूत हुआ पूरे विश्व में। भाई मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, डोनाल्ड ट्रंप जो परसों जेलेंस्की की जो यूक्रेन जो हेड हैं, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके एक वीडियो में देख रहा था कि 2 देशों के हेड्स बैठ के बहस कर रहे हैं और ट्रंप को नीचे दिखा रहा है बैठ के, और अमेरिका ने ट्रंप को दूसरी बार चुना है, जो सीधा सीधा कहता है कि भाई मैं कंजर्वेटिव्स को बढ़ावा देता हूं और जो व्हाइट सुप्रीमेसी पे विश्वास करते हैं। बेसिकली एक नस्लवाद तरह की नस्ल की तरह की बात हो गई। बोरिस जॉनसन जी ने यूके को हेड किया, उनको देख के लगता था शायद वो उस पता नहीं इतनी बड़ी सुपर पावर को हेड कर रहे हैं। वही भारत में हालात है, वही हरियाणा में हालात हैं। तो हालात थोड़े गंभीर हैं। और देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब हमारा देश तपस्या कर रहा था 1947 से पहले, जब देश में लोगों ने लाठियां खाई, लोग जेल गए, जब लोग अंग्रेजों से लड़े, जब लोग कॉलोनिज्म से लड़े, उस समय इस देश में नेता कैसे पैदा हुए? इस देश की मिट्टी उस संघर्ष से पैदा हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस संघर्ष से पैदा बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम। उस संघर्ष से पैदा हुआ नाम शहीद आजम भगत सिंह का, क्योंकि देश संघर्ष कर, नेता भी संघर्षशील पैदा हुआ। आज देश कहाँ है? देश बैठा टिकटॉक पे, देश बैठा रील्स पे, देश बैठा फुहड़ता पे, तो नेता वैसे पैदा होंगे ना। आप देखिए बागेश्वर धाम का जो एडवेंट है, जो बागेश्वर धाम का जो निर्माण है, जो उसकी छवि है आती है सामने। वो कभी कहते हैं लोग मर गए कुंभ के अंदर, जो कुंभ में जो मर गया वो तो स्वर्ग मोक्ष मिलता है। ऐसे ऐसे लोगों को लोग करोड़ों लोग देखने आ रहे हैं। तो नेताओं के साथ जनता पे सवाल निशान, जनता किस तरफ जा रही है? मैं विचारों का बड़ा साफ इंसान हूं भाई। मैं बागेश्वर धाम के पास जिंदगी में नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, मेरे विचार बड़े स्पष्ट हैं। लेकिन हम ये भी मान सकते हैं कि हरियाणा में छुआछूत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन जातिवाद है। नहीं, वो राजनीतिक। विधानसभा चुनाव के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुमारी शैलजा को लेकर जातिगत टिप्पणी की गई थी। हरियाणा में मैं एक बात आपके पास कहूंगा, वो सवाल पूरा होने से पहले, हरियाणा में सामाजिक जातिवाद उतना नहीं जितना पॉलिटिकल जातिवाद है। हरियाणा में मैं पूरे देश में घूम के आया हूं, कई राज्यों में जा चुका हूं मैं। सबसे कम छुआछूत तुम्हारे हरियाणा में है, सबसे कम जातिवाद हरियाणा में है। आपको मानना पड़ेगा बात, अगर कंपेयर करोगे। अगर सिर्फ हरियाणा देखोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, पर कंपेयर अगर आप विश्लेषण करोगे पूरे देश का, तो हरियाणा सबसे बेहतर स्थिति में खड़ा है। लेकिन राजनीति यहाँ जातिवाद घुसा देती है। भाई बीजेपी ने नारा दिया जाट नून जाट का, दिए किसने नारा है? और पूरे चुनाव में चलाओ। तो कुछ जो समाज के अंदर जो गतिरोध पैदा करती, राजनीति करती कई बार, तो बीजेपी ने किया। तो जो मैं बात कर रहा था, आज जनता रील्स पे है, जनता फोड़ता पे आ गई। बाबा भी वैसे कर रहे हैं। पहले के बाबा तपस्वी होते थे, वैसे नेता पैदा हो रहे हैं। कुछ दिन पहले नायब सैनी जी ने हमारे कांग्रेस के लीडर पे कहा कि डूम जैसा आयुत होया। तो मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं। पहले के मुख्यमंत्री इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते थे, समाज शास्त्र की बात करते थे। आज के मुख्यमंत्री हंसते, समाज एक सीरियसनेस के साथ चलता है। समाज को चलाने के लिए विजन होता है। जब नेहरू जी ने देश का बीड़ा अपने हाथ में उठाया तो देश के पास सुई बनाने के भी औजार नहीं थे। सुई से लेकर तोपों तक बनाने तक, गोले बनाने तक, सुई से लेकर पीएसयू क्रिएट करने तक का काम किया बड़े जवाहरलाल नेहरू ने। उनका विजन था। मैं कुछ दिन पहले भाखड़ा नंगल डैम गया तो मैं एक इंजीनियर साहब के साथ मेरे गए, उन्हें फोटो दिखाई नेहरू जी की। 10 बार से नेहरू जी वहां जाके आए जब डैम बन रहा था। ये सीरियसनेस थी उस समय के नेताओं की कि देश बनाना था। अब तो नेताओं को सिर्फ देश में एक फुहड़ता फैलानी है। कुछ ढोंगी बाबाओं को पकड़ लेते हैं, कुछ किसी को पकड़ लेते हैं, उन्हीं के सारे राजनीतिक सत्ता में है। परंतु मेरा मानना है कि देश बदलेगा, देश संघर्ष भी देखेगा। और आने वाले समय में मेरा पूरा विश्वास है हमारे देश का युवा फिर से शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ेगा,
पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेगा, सर छोटू राम को पढ़ेगा, ये देश फिर से ज्योतिबा फूले जी को पढ़ेगा और फिर से एक नया आंदोलन खड़ा होगा देश में, जिसमें अधिकारों की मांग होगी, जिसमें यह बात होगी कि भाई लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, गरीब अमीर की बात पे भेदभाव ना हो। जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, मानो राजपूत समाज भवानी खेड़ा में खूब है, काफी राजपूत समाज है, पर राजपूत समाज की भी आर्थिक हालत बहुत कमजोर है आज के दिन। उनके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबको लेके देश बनेगा, हर कौम को लेके देश बनेगा। जो भी सेक्शन थोड़े पीछे रह गए किसी भी जाति के, उनको आगे लेके आना पड़ेगा, किसी भी जाति बिरादरी के हो। ये मेरा मानना है कि मैं इसमें बड़ा स्पष्ट हूं, लाइन साफ है कि लड़ाई अमीर गरीब की है। आज अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं अंबानी अडानी जी, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, उसके निजात तो लानी पड़ेगी। और जो आपने कहा बीजेपी है, बीजेपी बिल्कुल बीजेपी आई, हम लोग कह रहे हैं हम चुनाव जीते, हम चुनाव हार गए जीता हो, इसकी बिल्कुल जिम्मेवारी लेते हैं। चुनाव के बाद भाई मैंने सोशल मीडिया में देख रही थी और मैंने कई सारी चर्चाएं वैसे भी सुनी हैं, तो उन चर्चाओं में मुख्य तौर पर यही सवाल रहा कि क्या जाट राजनीति पीछे जा रही है। अब इसे इस तरह से भी देखा जाए कि जिन तबकों को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर समानता नहीं मिली, उन्होंने अपनी समानता ली है या उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनको प्रतिनिधित्व इस दौरान मिल गया है। तो क्या इस पूरे जो परिप्रेक्ष्य को देखकर ये माना जा सकता है कि आगे कोई दलित सीएम हो सकता है या कोई दूसरे व्यक्ति सीएम हो सकते हैं जो नॉन जाट तबके से हों? क्योंकि हमने विरोध देखा है इस दौरान। मेरे इस मामले में एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आज देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से। क्या उनके काल में आदिवासियों का अधिकारों का हनन नहीं हुआ है? कितनी आदिवासियों की जमीन छीनी गई, आप उसका डाटा निकालिए। और इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, हमारे देश के माननीय पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके काल में कितने दलितों का उत्पीड़न हुआ उसका डाटा निकालिए आप, और कितने उन्होंने बोला है उसका डाटा निकालिए आप। सवाल रिप्रेजेंटेशन का जरूर है, बिल्कुल है, ये बेसिक सवाल होना भी चाहिए, साथ ही साथ सवाल विचारधारा का भी है। कई बार मुख्यमंत्री किसी और बिरादरी के भी होते हैं, पर आपकी बिरादरी के लिए बहुत अच्छा करते हैं। कई बार आपकी बिरादरी मुख्यमंत्री बैठा बैठा देखता रहता है, कुछ नहीं करता है आपके लिए। तो बिरादरी रिप्रेजेंटेशन एक सवाल है, पर साथ साथ विचारिक रिप्रेजेंटेशन, किस विचार का व्यक्ति बैठा है। नायब सैनिक जो ओबीसी समाज से हैं, उनसे पूछिए कितनी यूनिवर्सिटी में ओबीसी का जो रोस्टर प्रणाली, जो भी रिप्रेजेंटेशन है प्रोफेसर लेवल पे, कितनी जगह लागू हुआ है। पूरे देश में कितने ओबीसी प्रोफेसर हैं, आपको जान के आश्चर्य होगी। ओबीसी प्रोफेसर पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है ना देश के, और तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को ओबीसी समुदाय से बताते हैं। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि आज देश में जो ओबीसी कोटा है या प्रोफेसरों जो तादाद यूनिवर्सिटीज में, वो 15% से भी कम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होनी कितने चाहिए? कम से कम 27 सरकार ही कहती है, होनी तो उससे भी ज्यादा चाहिए, बल्कि जनसंख्या के अनुपात हम बात करें तो मेरा मानना है कि ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सवाल है, पर साथ साथ विचारधारा भी सवाल है। मोदी पीएम होकर ओबीसी का भला नहीं कर पाए, क्यों मोदी जी ने ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया विश्वविद्यालयों में? क्यों तय नहीं किया कि शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर अनुपात के हिसाब से आए, शेड्यूल ट्राइब के आए? तो मेरा मानना विचारधारा बड़ा महत्व रखती है हर चीज के अंदर। कांग्रेस पार्टी में आप देखो शुरुआत से जब बनना शुरू हुआ नेहरू जी के काल से, कहाँ देश था, अब कहाँ खड़े हैं। आज ये लोग बात करते कांग्रेस ने क्या किया, तो हम स्टूडियो में बैठे भी कांग्रेस की देन है। नहीं, मैं तो ये बात इंडिया टुडे की देन है। नहीं, इंडिया टुडे की देन देखिए, वो मायोपिक एनालिसिस में है इंडिया टुडे की। इंडिया टुडे बनना, ये सड़कें बननी, मारे किसी ने सपना तो देखा था इसका, भाई मैं यहाँ तक आ पाऊँ। मानो मैं भाई गाँव से निकल के आया, भाई किसी ने सोचा था भाई गरीब घरों के बच्चे भी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, वो भी नेहरू जी ने सोचा था बैठ के, तभी तो यहाँ तक आ पाए। इंडिया टुडे उसका पार्ट है। और मतलब अगर राजीव गांधी उसमें दूर संचार क्रांति का जो पूरा कॉन्सेप्ट ना लेके आते, तो इंडिया टुडे भी कहाँ आ पाता। मतलब ये बहुत सारी फर्म्स हैं, तो नेता विजनरी होना चाहिए। IIT IIM का कॉन्सेप्ट उस समय के लीडर लेके आए थे, JNU बनाया उस समय के लीडर्स ने, दिल्ली विश्वविद्यालय बनाया, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनाई। तो मेरा मानना है कि जो पूरा आइडिया है आम घर के बच्चों का, मेन स्ट्रीम मैन है किसी भी फील्ड में, उसके बीच में खड़ी विश्वविद्यालय है।
आपने विश्वविद्यालय, भाई रिक्रूटमेंट सेंटर बनाना आपने विश्वविद्यालय का, या वहां से इंसान बनाना आपकी मर्जी है। कुछ विश्वविद्यालय इंसान बनाते हैं, आपको ह्यूमैन बनाते हैं और आपकी सोच को बड़ा करते हैं। अच्छा, हरियाणा कांग्रेस की हार के बाद आपकी किसी नेता से मुलाकात हुई? क्योंकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष के जो चुनाव हैं या फिर उनका जो फैसला होना वो नहीं हुआ है। राहुल गांधी भी बड़े गुस्से में बताए जा रहे हैं इस हार को लेकर। ये देखिए, हार का जहाँ विश्लेषण है, हार से तो सब निराश होते ही हैं। मैं भी अपनी हार से निराश, सभी निराश है। हुड्डा साहब भी निराश स्टेट की हार से, दीपेंद्र जी भी होंगे, शैलजा जी भी होंगी, आला कमान भी, सभी होते हैं। हार से कौन खुश होता है? और जहाँ तक आपने कहा CLP लीडर का सवाल है, तो मेरा मानना बहुत जल्द फैसला सबके बीच में आएगा। पार्टी जो भी आला कमान फैसला देगी, आला कमान को फैसला लेना है उस पर, तो आला कमान जो भी तय करेगी वो फैसला सबके बीच में आएगा। बाकी तो विश्लेषण हर पार्टी में होता है, हार का भी होता है, जीत का भी होता है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को समावेश करके एक बेहतर हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ेगी। सरकार में तो बनाते हम, अब सरकार में तो लड़ाई लड़ सकते हैं, तो बेहतर हरियाणा की लड़ाई लड़नी तो पड़ेगी। ये मेरा मानना है। अभी आपने घर बना लिया बवानी खेड़ा में ही? नहीं, अभी मैंने बवानी खेड़ा में घर तो नहीं बनाया है। मेरा ऑफिस है भिवानी में। भिवानी में हमारी बवानी खेड़ा विधानसभा भिवानी के दो तरफ है, एक तरफ कलानो रोड पे, एक तरफ हांसी रोड पे। तो जो मेरा ऑफिस है बीच में पड़ता है बेसिकली, तो वहाँ पे मैं जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ और बड़ा प्यार मिलता है। अब भी बड़े अच्छे लोग हैं मेरी विधानसभा के, और बेहतर बवानी खेड़ा बनाएंगे। पानी की बड़ी कमी रही वहाँ पर, और आज भी क्या क्या समस्याएं बताते हैं वहाँ के लोग आपको? सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की थी, पानी की, और स्कूल की बड़ी समस्याएं थी वहाँ की। वहाँ जो स्कूल थे सब गांव में, कई गांव में, जो खरक कलंगा में स्कूल था, वो बड़ी जर्जर हालात में था। तो लोग मानने स्कूल तो कम से कम बेसिक जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो गाँव की। तो स्कूल है, स्कूल में पानी की व्यवस्था भी, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या भी, हर जगह सामुदायिक केंद्रों की, तो ये सब है वहाँ पे। और बल्कि मैं तभी गया था पीछे तहसीलदार साहब से मिल के, उनको मैंने कहा कि यहाँ परमानेंट तहसीलदार बैठना चाहिए, पर वो भी ऑन डेपुटेशन में बैठते हैं बेसिकली। तो काफ़ी समस्याएं हैं। धीरे धीरे हम तो सत्ता में जब तक कर देते, थोड़ा जल्दी निजात कर देते, पर सत्ता में नहीं तो संघर्ष करेंगे जनता के लिए। अच्छा, ये भी एक सवाल, हरियाणा कांग्रेस में मैं तमाम नेताओं को ही देखती हूँ, हर किसी का अपना अपना खेमा है। एक खेमा हुड्डा साहब, एक खेमा कुमारी शैलजा, फिर तीसरा खेमा है रणदीप सुरजेवाला का। तो ऐसे कभी आपको पेशकश की गई? मेरा खेमा कांग्रेस है, मेरा खेमा कांग्रेस है, मेरा खेमा हमेशा कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। राहुल जी ने, जो देश के नेता विपक्ष हैं, उनके विचार ने हमारे बहुत, जैसे बहुत गरीब घर के बच्चों को, आम घर के बच्चों आगे बढ़ाया। प्रियंका जी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, और हमेशा गांधी परिवार ने हमेशा आम घर के बच्चों को आगे बढ़ाया। बहुत से, मैं अकेला नहीं, बहुत से सैकड़ों लोग हैं इस देश में। तो और हम हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी ताकत से लगे रहें, संगठन को मजबूत करेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक है। खेमे अक्सर राजनीति में बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं, पर पार्टी तो पार्टी तो एक परिवार है, एक है। तो पूरी पार्टी मिलके एक साथ काम करेगी, और हम सबका खेमा एक ही खेमा, कांग्रेस खेमा। और उसमें घर के अंदर सबके अपने अपने विचार होते हैं, पर खेमा तो एक ही है। कैसा व्यवहार रहता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आप जैसे लोगों के साथ? आप जैसों से मेरा मतलब है कि जो मिडिल क्लास परिवार से उन तक पहुंचे हैं, या वो कहीं पर काम करते हैं, उन्होंने जिनको ऑब्जर्व किया है, देखा है। देखिए, मैंने वही कहा कि राहुल जी तो नए देश को बनाने के लिए निकले हुए हैं। उनके सवालों में आज भी देश का संविधान है, गरीब तबका है, अंबानी अडानी है। और अंबानी अडानी जो किसानों हकमारी कर रहे हैं वो सवाल है, और वो नए देश के निर्माण में निकले हैं। और हम सब उनके सिपाही हैं इस लड़ाई में, और वो हम एक अच्छे सिपाही के तौर पे देखते हैं। हम पूरे उनकी जो भी विचारधारा को ज़मीन तक ले जा पाएँ। राहुल जी, प्रियंका जी, तो उन्होंने मौका भी दिया, और हमेशा उन्होंने किसान परिवारों के, आम दलित पिछड़ा किसान और आम मजदूरों के घरों के बच्चे, किसी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आगे बढ़ाए हैं, युवा लोग आगे बढ़ाए हैं। और ये राहुल जी का विचार ही कर सकता है, और उनको सक्षम बनाया। उनको ऐसा नहीं कि इसे भाई बना दिया, उनको विचारी रूप से सक्षम बनाया है। ये बड़ा सवाल है। जो पॉलिटिक्स में जो एलीट परिवारों के बच्चे हैं, या जो घरानों के बच्चे हैं, और एक और हो गए आप जैसे जो सामान्य परिवारों से आगे बढ़े हैं, तो वो जो एलीट परिवारों के लोग हैं, वो आपको फिर कंपटीशन के तौर पे नहीं देखते? हमारा तो किससे कंपटीशन है? हमने कंपटीशन आज ठीक है चलता रहता है सबका आपस में, लेकिन वो बात है कि आप किस दृष्टिकोण से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में अपनी अंतर विरोध चलते हैं, पर आखिर आपकी मंजिल क्या है?
जैसे मेरी तो आखिरी में एक ही मंजिल है कि देश का गरीब और अमीर एक ही लाइन में खड़ा हो, ये देश के गरीब और अमीर को एक ही शिक्षा चिकित्सा मिले। मैं तो कहता हूँ जिस दिन इस एसपी का, डीसी का और मुख्यमंत्री का और गाँव के मजदूर का चारों का बेटा गाँव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने लग गया ना, तो आधा ही देश सुधर जाएगा। जिस दिन सीएम, एसपी, डीसी और मंत्री का बालक या परिवार के लोग एक ही हॉस्पिटल में, जो भगवान के लिए एडमिट होना पड़े, पर एक ही हॉस्पिटल में एक ही जैसी चिकित्सा मिले ना, उस दिन देश सुधर जाएगा। मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, श्रीनगर का। जिस दौर में वहाँ पढ़ा मैं केंद्रीय विद्यालय, गाँव के सरकारी स्कूल से वहाँ गया था, तो वहाँ पे उस समय सीबीएसई के स्कूल्स नहीं थे वैली में, क्योंकि टेररिज्म बहुत पीक पे था, आतंकवाद था उस दौर में, कारगिल वॉर के बाद। तो उस समय कर्नल, जनरल, सिपाही से लेके पियन से लेके सबके बच्चे सरकारी गांव उसमें पढ़ते थे केंद्रीय विद्यालय में। तो उसको जो स्तर था ना, एक अलग स्तर पे, उसमें उसका बहुत अच्छा लेवल। अब शिक्षा, जितने स्टूडेंट्स से टीचर्स, अच्छा माहौल था। टीचर्स पूरी संजीदगी से पढ़ाते थे, क्योंकि कर्नल का, जनरल का, सिपाही का बेटा एक जगह पढ़ रहा है। अब ऐसे तो जनरल के बेटे को अलग अलग और कर्नल के बेटे को अलग कमरे में पढ़ाएंगे, तो वहीं सिपाही का बेटा बैठा, वहीं कर्नल का बेटा बैठा है, वहीं कोई बेटा बेटे एक साथ बैठे। तो स्कूल का माहौल ऐसे बनता है। आप सोचो अगर गांव, भाई मानो मेरा भिवानी जिला है, भिवानी जिले का एसपी डीसी का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े, गांव का वहाँ मजदूर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े, तो स्कूल का स्तर बढ़ जाएगा, वहाँ शिक्षक वहाँ सीरियस हो जाएंगे और माहौल आपको ऑटोमेटिकली चेंज। जी, हमें इस देश में एलीट स्कूल्स की जरूरत क्यों है? आप अलग श्रेणी खड़ी कर रहे हो ना, बड़े लोगों के अलग स्कूल, गरीब लोगों के अलग स्कूल। बड़े लोगों के वहाँ ताल्लुकात बनते हैं, उनके बच्चे बचपन ताल्लुकात बन जाते हैं, फिर एक अलग समाज का निर्माण हो जाता है। देखिए, इस समाज में इंफॉर्मेशन इज पावर। बहुत से लोग धंधा सिर्फ इंफॉर्मेशन के दम पे चलाते हैं ना। भाई आपको पता हो कि भाई कोई सीएम के साथ बैठा है, कोई आज सीएम का बेटा और किसी बड़े कारोबारी का बेटा एक स्कूल में पढ़ते हैं, किसी बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और वहाँ पढ़ते पढ़ते उनकी दोस्ती हो जाती है, और सालों बाद उसका एक का बाप सीएम है, एक का उद्योगपति बन गया, एक सीएम का बेटा मंत्री बन गया। तो उसको पता होगा ना कि कहाँ पे अगला प्रोजेक्ट आने वाला है, कहाँ पे जमीन खरीदनी है, ये पता होगा ना। ये आम घर के बेटा बेटे को तो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या चल रहा है, खेल क्या है। खेल तो इन्फॉर्मेशन का है, खेल तो सर्कल का है। तो हम चाहते हैं अमीरों का अलग सर्कल, गरीबों का अलग 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 घेरा टूटना चाहिए। ये घेरे जिस दिन मिलेंगे ना, उस दिन देश बनेगा। अच्छा, भवानी खेड़ा में चुनाव लड़ते हुए कोई फनी मोमेंट्स हुए कि स्पीच है या कुछ और इस तरीके के? पूरे हरियाणा में स्पीच दी, फनी तो क्या, हम तो 20 दिन में गए। हाँ। तो 20 में टाइम कम मिला थोड़ा, तो पहली बार ही गया था मैं तो भवानी खेड़ा। अच्छा, हरियाणा के आदमी को हिंदी में स्पीच देगा ना, इतने ध्यान तो नहीं सुना। अरे हरियाणवी बोलेंगे मैंने तो पूरी हरियाणा में स्पीच दी, पूरा सारा हरियाणवी बोली जितनी बोल पाऊँ, राजी हो गए सब। बड़ी हरियाणवी में स्पीच दी, लोगों ने बहुत प्यार दिया, अच्छे लोग हैं बहुत। और अपना जो गांव कथूरा है, अचरज माने कथूरा भवानी खेड़ा की जो भाषा कति एक जैसी है, एक जैसी लैंग्वेज है, मिलती जुलती लैंग्वेज है, और बड़े अच्छे लोग हैं। मतलब, और इलेक्शन में तो बीमार हो गया मैं, दूसरा दिन मेरा तो गड़ बैठ गया, पूरा बीमार हो गया, फिर करते करते दवाइयाँ ली, पर ठीक है, चुनाव अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब जनता के लिए 5 साल संघर्ष करेंगे, वहाँ बैठेंगे। मैं तो उसके बाद भी कई बार गया, अब जाता रहता हूँ। अभी आया था मैं, कल ही वहाँ से आया हूँ, तो अच्छा बहुत प्यार मिल रहा है, और जनता अभी भी तैयार है। हरियाणा की जनता हिम्मती जनता है, इतनी टूटेगी नहीं। अभी आगे भी हम लोग, मैं पूरी उम्मीद है कि जनता के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे, और सब लोग तैयार हैं। और हरियाणा में देखना आप, एक दिन बदलाव होगा, बड़ा बदलाव, सामाजिक बदलाव भी होगा हरियाणा के अंदर। आप अपना भविष्य, अपना फ्यूचर किस तरीके से देख रहे हो? जैसे हर कोई सोचा कि कल मैं सीएम तो बने जाऊंगी, या मैं इस तरीके से, कोई आपने मतलब कोई इस तरीके की आकांक्षा, उम्मीद, कोई सपना? मेरा तो एक ही सपना है कि मेरे हरियाणा के गांव-गांव में शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर ना पहुंचे, उनके विचार पहुंचे। आजकल लोग सारे भगत सिंह का फोटो लगा के शहीद भगत सिंह, उनके नाम पे फुहड़ता के गैंग बना लिए, गाने भी बन गए, गाने गैंग बना लिए। जिनको भगत सिंह का भय नहीं पता, वो भगत सिंह की बात कर रहे हैं, वो शहीद भगत सिंह की बात कर रहे हैं। तो और उनको, जिसको इंपीरियलिज्म का आ ही नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता, वो कह रहा भगत सिंह की बात करूंगा। भगत सिंह ने क्या लड़ाई लड़ी थी, उस आदमी की थ्योरी क्लियर थी, उन्होंने जो भी किया, मतलब बड़ा, उन्होंने क्या कहा, भाई देश आजाद हो जाएगा, उसके बाद भी लड़ाई अमीर गरीब करेंगे, वो थे भगत सिंह। और मेरे इतने अच्छे बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सब महापुरुषों के विचार गांव तक पहुंचे,
जिस दिन मेरे गांव में इनके विचार पहुंच गए उस दिन मेरे गांव फिर से एकजुट हो जाएंगे। सर छोटू राम के विचार हर गांव गांव में पहुंचे। जितने विचार पहुंच गए, तो फोटोओं की राजनीति हो रही है कि भाई मैं उनका बड़ा फोटो ले जाऊँ, मैं उसका बड़ा फोटो ले जाऊँ, लेकिन विचारों की बात ही नहीं कर रहा। किसको पता कि भगत सिंह जी ने यह बात भी कही थी, देश की आज़ादी तो अपनी जगह है, देश आज़ाद हो जाएगा, पर गोरी चमड़ी के अंग्रेजों के बाद भूरी चमड़ी वाले अंग्रेजों से कौन लड़ेगा? आखिरी लड़ाई तो गरीब अमीर की है। और भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश को सोशल पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद सोशल फ्रीडम भी चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी जरूरी है। कितने लोगों को इस बात का पता है? तो मैं चाहता हूँ सभी महापुरुषों की जो बात है जमीन तक पहुंचे। जिस दिन पहुंच गए उस दिन सपना अपना पूरा हो जाएगा। उस दिन जो बनेगा, उस दिन जो भी बनेगा। देखिए मुख्यमंत्री बनना जरूरी नहीं है। और फिर कह रहा हूं, कई मुख्यमंत्री इस देश में रहे जिनका हम आज तक उदाहरण देते हैं। मैं माणिक सरकार का उदाहरण देता हूँ हमेशा। त्रिपुरा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे, साधारण घर से थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुछ नहीं बने, हटने के बाद भी कहीं नहीं हटे। जो आदमी बनने के बाद भी कुछ नहीं बनता, हटने के बाद भी कहीं से नहीं हटता है, वही मनुष्य महान है। तो बेसिक बात है कि जिस दिन विचारों का समाज खड़ा होगा उस दिन मुख्यमंत्री आपको बहुत आम सा इंसान दिखेगा। लेकिन मैं क्या मानूं कि भारतीय समाज या खास तौर पे मैं हरियाणवी समाज भी ऐसा ही देखती हूँ, कोई कितना ही काबिल बालक हो, कितना ही काबिल हो, उसके आगे उसकी जाति का टैग लगा लेते हैं और फिर वहीं से उसकी काबिलियत उस जाति के आधार पे ही तय करना शुरू कर देते हैं। देखिए हरियाणा फिर भी इसमें बेहतर है। मुझे भाई 36 कौम का प्यार मिला। भाई कथूरा अपना गांव भी जो मैंने बचपन से बात करें, हमारे गांव जाट भूल गांव है, पर मुझे तो बहुत प्यार मिला। भाई मुझे फर्क नहीं पता चला। भाई मैं खुद चमार जाति से, जाट और चमार में फर्क क्या था, खाती में फर्क क्या था, ब्राह्मण में फर्क क्या था, भाई वाल्मीकि पता नहीं चला अपने गांव में। तो कभी गांव इतना इस तरह माहौल का अपना गांव कथूरा खासकर बड़े अच्छे माहौल का हमारा गाँव है। हरियाणा भी स्टेट अपना ऐसा ही, मतलब वहाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप आइसोलेशन में सोचोगे तो बहुत कुछ नजर आएगा, पर उसको आप कोई भी चीज आप आकलन करोगे उसका किसी से तुलना करोगे, किसी और राज्य से तुलना करोगे, हरियाणा बहुत बेहतर है। बस बीजेपी इसको थोड़ा बख्श दे कि बीजेपी हर रोज हरियाणा में जाति का जहर बोलती है, हर रोज जो लड़ाइयां हैं भी इनको बढ़ाती है सब। और हरियाणा एक अच्छा राज्य है, विकसित राज्य है, और मैं मानता हूं कि ये लोग अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी लगा हरियाणा को आगे लेके जाएंगे। अब हरियाणा पीछे जा रहा है। खट्टर साहब को कोई एक्सपीरियंस नहीं था राजनीतिक तौर पे, उन्होंने हरियाणा की बहुत दुर्गति की। नायब सैनी से उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा करेंगे उनसे। कोई सलाह जो आप देना चाहो? बस हरियाणा में जाति का जहर ना घोलें। हरियाणा एक हंसते खेलते साफ दिल के लोगों का राज्य है, इसको वैसा ही रहने दें। हरियाणा में हर विश्वविद्यालय की फीस, कोई भी छात्र किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसकी फीस आप 1000 से ऊपर मत लीजिए। इस सीएम साहब का काम है, सरकार का काम है कि इस देश के नागरिक को अच्छी शिक्षा चिकित्सा देना, ऐसे अस्पताल हो। और मैं तो एक राय दूं, अगर हमारे सीएम साहब मानेंगे नहीं, खैर हरियाणा में जिस दिन प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे इस देश में, उस दिन देश का भला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए और पॉडकास्ट के लिए आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम राम। तो ये बातचीत आपने सुनी और बातचीत सुनने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉडकास्ट है, ये इस पॉडकास्ट में मेरे सवाल रहे, लेकिन आप कमेंट्स करके अपने सवाल भी भेजिए क्योंकि इनको हम दोबारा इनवाइट करेंगे और तब मेरे सवाल भी होंगे कुछ और आपके सवाल भी मैं उसमें शामिल करूंगी। बातचीत सुनी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।